हेलो दोस्तों, एंटिक नैरेटिव्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल के विषय में। इस काल का एक सजीव वर्णन हमें चीनी यात्री फाहियान के अभिलेखों से प्राप्त होती है। फाहियान एक बौद्ध भिक्षु था जो चीन के शांक्षी क्षेत्र के पिंगयांग शहर का निवासी था। वह चौथी शताब्दी में 60 वर्ष की आयु में भारत की यात्रा पर आया था। परंतु प्रश्न यह उठता है कि एक वृद्ध सन्यासी के इतनी लंबी यात्रा कर भारत आने की उत्प्रेरणा क्या थी। फाहियान के समय तक चीन में थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था। थेरवाद बौद्ध मत में मुख्यतः 3 प्रमुख शास्त्र संग्रह हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। कई वर्षों तक उनका अध्ययन करने के उपरांत फाहियान को यह आभास हुआ कि इनमें से विनय पिटक का चीनी अनुवाद पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। उसे ही प्राप्त करने वह भारत आया। भारत के लिए फाहियान पश्चिम की ओर चला। वहां से वह खोतान, लद्दाख, कश्मीर, गांधार होते हुए पुरुषपुर यानी कि आज के पेशावर पहुंचा। इसके बाद 10 वर्षों तक भारत के विभिन्न प्रांतों में तथागत बुद्ध के स्मृति चिन्हों और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात समुद्र के रास्ते श्रीलंका गया। श्रीलंका में कुछ समय बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद वह जावा के रास्ते एक लंबी समुद्री यात्रा करके कुल 13 वर्षों के उपरांत चीन वापस पहुंचा। इस पूरे यात्रा को उसने बौद्ध साम्राज्यों के अभिलेख फोगुओजी नामक रचना में समाहित किया। हालांकि यह रचना बौद्ध दर्शन पर केंद्रित है, परंतु इसमें से हमें उस समय के समाज की महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। फाहियान बताते हैं कि उस समय सिंधु नदी के पूर्व में उद्यान एवं सगल नामक 2 राज्य थे और अधिक पूर्व की ओर जाने पर एक विशाल राज्य था जिसे वे मध्य देश कहते हैं। हमें यह ज्ञात है कि उस काल में उत्तर भारत में गुप्त वंश का राज था और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन पूरे उत्तर भारत में स्थापित था, जो सम्राट विक्रमादित्य के नाम से भारतीय इतिहास में विख्यात है। फाहियान इसके आगे लिखते हैं कि भारत के हर राज्य के लोग कामकाज में मध्य देश की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य का प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में व्याप्त था। फाहियान के अभिलेखों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि उस काल में गांधार, पंजाब, मथुरा एवं बंगाल क्षेत्र में बौद्ध मत ज्यादा प्रचलित था, जबकि मध्य देश के हृदय क्षेत्र मगध व कौशल में वैष्णव मत अधिक लोकसम्मत था। फाहियान की रचना से यह तो स्पष्ट होता है कि बौद्ध श्रमणों और वैष्णव ब्राह्मणों के बीच वैचारिक मतभेद सर्वव्याप्त था, परंतु वे किसी भी धार्मिक संघर्ष अथवा कलह का उल्लेख नहीं करते। राजा स्वयं वैष्णव होते हुए भी श्रमण एवं ब्राह्मण दोनों को ही समान रूप से प्रश्रय देता था, जिससे यह प्रतीत होता है कि समाज में धार्मिक सद्भाव व्याप्त था। फाहियान बताते हैं कि मध्य देश के शहर बाकी भारत से विशाल व समृद्ध हैं, जिनमें से उन्होंने मथुरा, साकेत, कान्यकुब्ज, काशी, कुशीनगर इत्यादि में स्थित तथागत बुद्ध के स्मृति चिन्हों का वर्णन किया। उन्होंने अपनी रचना में विशेष रूप से पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है, जहां वो 3 वर्षों तक रहे और संस्कृत भाषा और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। फाहियान पाटलिपुत्र का विवरण देते हुए सम्राट अशोक और उनके बौद्ध मत अपनाने का उल्लेख करते हैं। वो उनके द्वारा बनाए गए स्तूप एवं विद्यालय भी गए, जहां महायान बौद्ध शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। वो राधास्वामी और मंजुश्री नामक 2 ब्राह्मण अध्यापकों के विषय में बताते हैं, जिनका सभी भिक्षु सर्वाधिक सम्मान करते थे। उनका ये कथन गुप्त राज्य में व्याप्त धार्मिक सद्भावना का पुनः साक्ष्य देती हैं। उनके कुछ व्याख्यान यह दर्शाते हैं कि गुप्त काल में राज्य का संचालन मौर्य काल से भिन्न था। जहां मौर्य काल में शासन केंद्रीकृत था, सभी लोक कल्याण के कार्य राज्य द्वारा ही संपन्न किए जाते थे, पर गुप्त काल में धनवान व्यापारी एवं वैश्य वर्ग के लोग ही मुख्य रूप से औषधालयों, विद्यालयों एवं अनाथालयों का संचालन करते थे। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहां मौर्य काल में राज्य सोशलिस्ट था, वहीं गुप्त काल का राज्य कैपिटलिस्ट था। तत्पश्चात फाहियान मध्य देश में मनाए जाने वाले एक उत्सव का उल्लेख करते हैं, जिसमें लोग लकड़ी से बने एक विशाल रथ की शोभा यात्रा निकालते हैं।
वो आगे बताते हैं कि इस स्तूप के आकार के रथ को सफेद रेशम से सुसज्जित किया जाता है और इसमें सोने चांदी से बने देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं, जो बहुमूल्य मणिकों से बने गहने धारण किए होते हैं। इस संरचना के चारों ओर आयताकार कमरे बने होते हैं, जिनमें तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थापित होती हैं। इस रथ के साथ साथ संगीतकार गाना गाते और वाद्ययंत्र बजाते हुए चलते हैं। नगरवासी इस भव्य यात्रा पर पुष्प वर्षा करते। क्या आपको ये विवरण आज मनाए जाने वाली किसी उत्सव का स्मरण कराती हैं? कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक ऐसा ही अनुष्ठान फाहियान ने पाटलिपुत्र से लेकर सुदूर खोतान राज्य में भी देखा, जिससे ये पता चलता है कि भारत का सांस्कृतिक प्रभाव उस काल में मध्य एशिया तक फैला था। फाहियान इसके आगे बताते हैं कि मध्य देश में राजा किसी को भी शारीरिक दंड नहीं देता। सामान्य परिस्थितियों में कम या अधिक जुर्माना लगाया जाता है। राज विद्रोह जैसे विषम परिस्थितियों में भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, बल्कि अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मध्य देश में सामान्यतः लोग किसी जीवित प्राणी को नहीं मारते हैं, न ही मांस या मदिरा का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि बाजारों में मांस मदिरा की बिक्री भी प्रतिबंधित है। एकमात्र अपवाद चांडाल वर्ग का है, जो मांस मदिरा से परहेज नहीं करते, जिनका मुख्य व्यवसाय सुअर, मुर्गी इत्यादि जानवरों का पालन तथा शिकार व मछली पकड़ना था। फाहियान के अभिलेखों से ये स्पष्ट होता है कि इस वर्ग को समाज में अशुभ एवं परित्यक्त माना जाता था। इनकी बस्ती नगर से बाहर थी और सभी नगरवासी इनके संपर्क में आने से बचते थे। यह मौर्य काल के सामाजिक संरचना से नितांत रूप से अलग हैं, जहां आखेटक व पशुपालक समाज का अभिन्न अंग थे। फाहियान ने मध्य देश में 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत भाषा सीखी और विनय पिटक तथा कई अन्य बौद्ध शास्त्रों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद वो बंगाल की ओर चले और ताम्रलिप्ति नामक नगर में पहुंचे, जो समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह था। वे बताते हैं कि ये नगर बुद्ध के प्रकाश से प्रफुल्लित हैं और यहाँ कुल 22 मठ हैं। यहाँ उन्होंने 2 और वर्षों तक भिक्षुओं के संगत में रहकर बौद्ध आध्यात्मिक चित्रों एवं सूत्रों का अवलेखन किया। इसके बाद वो समुद्री मार्ग से श्रीलंका के लिए निकले। श्रीलंका में भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण महायान सूत्रों का संग्रह किया और तत्पश्चात चीन के लिए निकल पड़े। फाहियान के अभिलेख गुप्त काल के भारत की एक जटिल छवि प्रस्तुत करती हैं। ये दर्शाती हैं कि इस काल में भारत एक समृद्ध एवं धन संपदा से परिपूर्ण देश था, जहां समाज में एक तरफ धार्मिक सौहार्द था, दूसरी तरफ छुआछूत जैसी प्रथाएं भी थी। फाहियान ने गुप्तकालीन समाज व संस्कृति का जो चित्रण किया, उसकी छाप 1500 वर्ष बाद भी हम आज के भारत में देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ऐसी वीडियो और भी विषयों पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।